मोमबत्ती में पढ़ के कितना कामयाब हो गया। घर के किसी एक सदस्य को मॉडल बना करके, समाज में इसकी कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर घर में एक काउंसलर मौजूद है जो दिल्ली में रहता है, जो मुंबई में रहता है, घर में थोड़ा पढ़ा लिखा है। वो आपको कहानियां सुना करके कि देखो मंटू को देखो, चिंटू को देखो, रामू को देखो, फलां के बेटा को देखो, फलां की बेटी को देखो, कितना मुश्किल से उसके बाप ने उसको पढ़ाया, IAS बन गया, डॉक्टर बन गया, और अपवाद को उदाहरण बना दिया जाता है। एक अपवाद को उदाहरण में लिया जाता है और उससे आपके करियर तय किए जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं और ग्रंथ ऐसा मानता है और पढ़े लिखे लोग ऐसा मानते हैं कि जितने भी इंसान इस दुनिया में है, परिंदे इस दुनिया में हैं, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और उन सारे परिंदों में, जानवरों में जो सबसे बेहतर इन्वेंशन है गॉड का, वो इन्वेंशन है इंसान। और इंसान एक इंडिविजुअल, एक छात्र, एक इंसान दूसरे से अलग डिजाइन के तरीके से बनाया गया है। उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, और वो अपने आप में बहुत क्वालिटी कैरी करता है। दुनिया कहती है किसी ने अभी तक 5%, 10% भी दिमाग इस्तेमाल नहीं। यानी इतना बड़ा डिजाइन, इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग इस दुनिया में क्यों नहीं हो पाता, इस भारत में खासकर क्यों नहीं हो पाता। अगर हम इसको ऐसे देखें, मैं इसको बहुत उदाहरण से हर जगह समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आसान भाषा में आप तक करियर गाइडेंस और करियर गाइडेंस की बात क्यों इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंच जाए। अगर एक इंसान शक्तिशाली है, एक इंसान इंडिविजुअल बहुत कीमती है, तो वो फेल क्यों है, वो सक्सेस क्यों नहीं है, वो कामयाब क्यों नहीं है, वो जिंदगी में क्यों नौकरी से वंचित है, वो जिंदगी में क्यों कामयाबी से दूर है, क्यों वो उसके घर में गरीबी है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब कामयाब होना चाहता है वो कामयाब नहीं हो पा रहा, क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है उसका सही मैदान ना चुनना, उसका सही दिशा में अपने एनर्जी को ना लगाना, उसके सही दिशा से उसका भटक जाना, अपनी शक्ति का सही सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करना। कैसे समझेंगे आप इस बात को? ये सेशन बातचीत का है, ये सेमिनार क्लासरूम की तरह है, ये सेशन आपसे क्वेश्चन आंसर का भी है। मैं आपको आने वाले समय में 5 साल का समय दूंगा जिसमें आप और हम दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे कि ये सेशन बातचीत का है। मैं चाहता हूं अगर मैं कोई आपसे सवाल करूं तो आप उसका जवाब दें, आप उसके बारे में बताएं। और एक वक्ता आया, एक नेता आया, उसने अपने मन से सारी बातें कह दी और आप तक कोई बात पहुंची नहीं, तो आपका 1-2 घंटा जो इतनी मेहनत से यहाँ जमा किया गया वो खराब हो गया। तो सबसे पहले इस बात को समझना कि अगर हर इंसान, हर छात्र इंडिविजुअल बहुत कामयाब है तो वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जिंदगी में कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पाए। मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं ताकि सेमिनार को जो करियर गाइडेंस का है मैं आपको समझा सकूं। पहले ये समझिए कि एक बहुत शक्तिशाली घोड़ा, एक बहुत शक्तिशाली घोड़ा जो अरब का घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है, और एक बहुत शक्तिशाली जो अपने आप में बहुत रफ्तार से दौड़ता है, उसकी शक्ति बहुत है, वो भी अरब से है। दोनों अरब के हैं और दोनों के घोड़े बहुत शक्तिशाली वहां पाए जाते हैं। उसका जो ब्रीड है बहुत अच्छा है वहां का, और ऊंट भी बहुत बड़े बड़े वहां। ऊंट समझते हैं ना?
कुछ लोगों ने तय किया, ये पढ़े लिखे लोगों ने तय किया कि इन दोनों की शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, इन दोनों की शक्तियों को देखा जाए कि इनमें से दोनों में भगवान ने किसको ज्यादा शक्ति अदा की, किसमें ज्यादा ताकत है, रफ्तार है। दोनों के ट्रायल के लिए एक सभा बनाई गई, एक मैदान तैयार किया गया और उसमें दोनों की रेस लगाई गई। पहले मैं इस वाले स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा जो मेरे राइट हैंड साइड पर बैठे हैं कि दोनों में जब रेस लगी तो दोनों की रेस में जीत किसकी होगी, घोड़े की होगी? बहुत कंफ्यूजन है, फिर से मुझे थोड़ा जोर से बताएंगे आवाज के साथ। घोड़े की के ऊँट की, घोड़े की ऊँट की। अब आप बताइए कि रेस में किसकी जीत होगी, घोड़े की या ऊँट की? देखा, दिस इज करियर गाइडेंस, दिस इज कॉल्ड करियर गाइडेंस। आप में से लोग गलत, आप में से लोग गलत, ये तब तक गलत है जब तक सामने से किसी ने नहीं पूछा कि ये रेस मैदान में लगाई गई, ये रेल के मैदान में लगाई गई, घास के मैदान में लगाई गई, ये रेस कहाँ लगी? चलिए आपको बताता हूँ, ये मैदान घास का मैदान है और रेस लगाई गई, जीत किसकी होगी? अभी लगा सीमान में दम, अंकल में दम, जीत किसकी होगी? घोड़े। जैसे ही ये जीत हासिल करता है घोड़ा, जैसे वो डॉक्टर साहब जीत जाता है, वो अल्लाह की तरफ डूबट होता है, जिसने बनाया वो कहता है भगवान तुमने मुझे कितना शक्तिशाली बनाया है, इस बड़े से गर्दन वाले ऊँट को मैंने हरा दिया और अपनी ताकत पर, अपने रफ्तार पर घमंड करता है, गुरूर करता है। ऊँट सोचता है भगवान तुमने मुझे इससे ज्यादा बड़ी गर्दन दी, इससे ज्यादा बड़ा देह मेरा बॉडी बनाया और मेरे पैर भी इससे बड़े बड़े बनाए, लेकिन मैं इस घोड़े से हार गया। भगवान वो फील करता है कि सच में भगवान मुझे तो कुछ करना चाहिए, लेकिन भगवान ने करना नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा एक घमंड करने वाले घोड़े, चल ये रेस फिर से लगाई जाएगी। एक घोड़े जो इतना कर रहा है, तू अपनी रफ्तार पर इतना गुरूर कर रहा है, चल ये रेस एक बार फिर से लगाई जाएगी, बट इसका मैदान बदल दिया जाएगा और मैदान रेत का होगा। और जब रेत के मैदान में ये रेस लगी तो ऊँट को रेस जीतेगा नहीं जीतेगा? कौन जीतेगा? ऊँट रेस जीतेगा। और फिर घोड़े ने कहा कि सच में भगवान ने इसको भी शक्ति दी है, इसको भी रफ्तार दी है, मुझे भी शक्ति दी है, मुझे भी रफ्तार दी है, पर जीत और टैलेंट और हार का फैसला मैदान करता है। जीत और हार का फैसला कौन करता है? मैदान करता है। मैदान सही नहीं मिला तो रफ्तार शुरू हो जाएगी, मैदान सही नहीं मिला तो गुर्बत दाल लेकर घर में घुस जाएगी, मैदान सही नहीं मिला तो गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैदान सही नहीं मिला आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। आपके अंदर वो डिजाइन बनाया गया है, गॉड ने पहले से डाला हुआ है वो सॉफ्टवेयर, गॉड ने वो सारी शक्तियां आपके अंदर हासिल करने को दे दी हैं, परंतु आपका मैदान आपसे बहुत दूर है, आप उस मैदान को हासिल नहीं कर पा रहे। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने करियर गाइडेंस सेमिनार रखा है, ताकि हम आपको आपका मैदान दिला सकें। इस मैदान के लिए ये प्रोग्राम अमीरों का नहीं है, ये बहुत अमीरों का प्रोग्राम है। इसके लिए मेरे दिमाग में एक बात आती है
बड़ी खूबसूरत बात, इस एक बात से ये प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं, और वो बात है कि एक अंधेरी दुनिया में, अंधेरी रात में एक मुसाफिर जा रहा है और चारों तरफ अंधेरा है और वो अपने रास्ते पे पहुंचना चाहता है, मंजिल को ढूंढ रहा है रास्ते में, और वो कह रहा है जुगनू से, देखा है कि जुगनू उसको छोटा सा लाइट, छोटी सी लाइट उसकी जल रही है, वो चलते हुए उसकी मदद कर रहा है। वो देखिए क्या करता है, ये प्रोग्राम में मैंने ये आपके लिए शेर बनाया है कि अंधेरी रात में ये जो जुगनू का उजाला है, अंधेरी रात में ये चारों तरफ जो अमीरों ने ये तय कर रखा है कि किसी भी हाल में इन मिडिल क्लास वालों को, इन गरीब के और बच्चों को, इन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वालों को अपने बराबर में नहीं आने देना है। वो पूरा अंधकार सिस्टम का बनाए हुए हैं, और ऐसा अंधकार कि बच्चा जैसे ही पढ़ना चाहता है उसके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लूं, मैं किस जाति का हूँ, किस वर्ग का हूँ, मैं खेत बेच लूं, मैं लोन ले लूं, बड़े बड़े भाषण हो रहे, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं है। देश का एक बड़ा बड़ा नेता कह रहा है आज से 20 साल पहले वाला भी और अभी वाला भी अमेरिका से टकरा जाएंगे, जापान से टकरा जाएंगे। हमने कहा कि नेपाल से नहीं टकरा पाओगे हमने कहा नेपाल से नहीं टकरा पाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रंथ कह रहा है, धर्म कह रहा है कि एक जाहिल का रात भर, ग्रंथ क्या कह रहा है, तो आप कहते हैं कि शिक्षा क्या है, ग्रंथ पहले कह रहा है 1400 साल पहले, हजारों साल पहले कह रहा है एक जाहिल का रात भर सोना, एक जाहिल का रात भर मंदिर में घंटा बजाना, एक जाहिल का रात भर मस्जिद में इबादत करना, एक जाहिल का रात भर चर्च में इबादत करना भगवान को उतना पसंद नहीं जितना एक आलिम का, एक पढ़े लिखे का, एक शिक्षित का सोना भगवान को पसंद है। भगवान कह रहा है बहुत पहले ग्रंथों में, इसका हिंदी वर्जन, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप मुझसे लेंगे तो भगवान ये कह रहा है कि पढ़ी लिखी आबादी से कभी भी जाहिल आबादी टकरा नहीं सकती। कोई देश का प्रधानमंत्री, देश का मिनिस्टर, किसी भी पुराना वाला, अभी वाला, पहले वाला करा मैं अमेरिका को टक्कर दे दूंगा, समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये कहता है कि मुल्क शिक्षा से 80% से दूर है। हमारा मुल्क 20% की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पर है और वो 90% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पर है। कभी एक पढ़ी लिखी आबादी जाहिल आबादी से टकराती नहीं, और एक जाहिल आबादी की औकात नहीं होती कि वो एक पढ़ी लिखी आबादी से टकरा जाए। तो इतने अंधकार, ऐसे अंधकार दौर में एक राजनीति जा रहा है, रहबर जा रहा है, और वो बात कर रहा है कि अंधेरी रात में जुगनू का जो उजाला है, आज यही है हम सफर जो आज रास्ता दिखाने वाला है। अमीर शहर के ताकों में जो उजाला है, अब इन गरीब के घर में आने वाला है। ये जो प्रोग्राम है एक मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है। ये प्रोग्राम है कि हर एक बच्चे को उसका हक मिले। ये जो प्रोग्राम है इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये जो प्रोग्राम है शिक्षा का, करियर गाइडेंस का, इसमें सिर्फ गाइडेंस नहीं है, सिर्फ सजेशन नहीं है। सजेशन देना, सजेशन को इम्प्लीमेंट में लाना, सजेशन के साथ साथ कोई रास्ता लाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ये प्रोग्राम को इस मुल्क के 2 ऐसे लोगों ने सम्मानित किया जिसमें एक पर किसी का नाइंसाफी नहीं है, और इस प्रोग्राम को हमारे टीचर, हमारे साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अप्रिशिएट किया। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इस प्रोग्राम में जाना, इस प्रोग्राम के जरिए रियल में कुछ काम किया जाए।
अगर मैं आपके पास आता 2010 में तो आप मेरी बात देंगे, आपके पास 11 में आता आप मेरी बात देंगे, आप सोचते कि ये प्रोग्राम क्या है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। आज ये प्रोग्राम ऐसा है कि अब लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि इस प्रोग्राम पे मुझे शक है, प्रोग्राम पे कोई शक नहीं। मैंने इसमें लिखा है योर 100% ट्यूशन फीस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। इस प्रोग्राम में क्या लिखा है, अब लोग पूछते हैं कि ये सच है कि आप मुझे पढ़ाने के लिए बोल देंगे, तो दूसरा सवाल बच्चे के पेरेंट्स बच्चे की तरफ से भी आ रहा है कि इसके बदले में किडनी निकाल देंगे कि गुर्दा निकाल देंगे। अब वो बच्चा ये नहीं पूछ रहा है कि प्रोग्राम पे कोई शक, प्रोग्राम के ज्वाइन करने से पहले वो ये शक की निगाह से देख रहा है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें ये जरूर बता दीजिए कि इसमें आपका क्या फायदा है। वो अपने फायदे से ज्यादा मेरे फायदे की फिक्र में बेचारा है, वो अपने फायदे से ज्यादा मेरे फायदे से अपना नुकसान ढूंढ रहा है। वो ये सोच रहा है मैं गरीब मर जाऊंगा पर इस आदमी का फायदा ना हो जाए, इसके लिए मैं जाहिल बनूंगा, जाहिल हो जाऊंगा, लेकिन किसी भी हाल में मेरे पढ़ लेने से किसी का कोई फायदा नहीं होना चाहिए। आज ज्यादातर लोग मुझसे ये बात करते हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि हमारा प्रोग्राम बहुत साफ सुथरे लफ्जों में, साफ साफ भाषा में, हमारा प्रोग्राम किसी भी गरीब के लिए नहीं, हमारा प्रोग्राम मिडिल क्लास के लिए, हमारा प्रोग्राम फकीरों के लिए तो नहीं है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया है वो माता पिता के लिए है जो बंद कमरे में टॉस करते हैं कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, हेड आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। और बंद कमरे में एक माँ बाप एक टॉस के साथ एक बच्चे का भविष्य है। मतलब माँ बाप के पास पढ़ाने का पैसा है परंतु एकता है। ये प्रोग्राम में जो बातें हमने आपको कही कि ये प्रोग्राम उस जरूरतमंद परिवार के लिए, ये प्रोग्राम उस जरूरतमंद परिवार के लिए बनाया गया है जो अपने खाने और रहने का इंतजाम कर सकता है। ये प्रोग्राम 10वीं तक के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम 12वीं तक के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम 10वीं के बाद वाली शिक्षा के लिए है, ये प्रोग्राम 12वीं के बाद वाली शिक्षा के लिए है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम पूरे भारत के लिए बनाया, अब तो नेपाल में भी इसको अप्रिशिएट किया गया, विद्यार्थी जी के तरफ से इस प्रोग्राम को अप्रिशिएशन मिला, जो कि अभी राष्ट्रपति है नेपाल की। उनसे पूछते हैं कि इस देश से लेकर उस देश तक के 10वीं के बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया, 12वीं के बच्चों तक के लिए कोई प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया, कोई ट्यूशन सेंटर क्यों ऐसा तैयार किया गया, कोई कंपटीशन की तैयारी का सेंटर क्यों नहीं तैयार किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि ये प्रोग्राम 10वीं तक के लिए इसलिए बनाया गया कि सरकार 10वीं तक की पढ़ाई को पूरी तरह मुफ्त कर चुकी है। जो चीज मुफ्त है उसको दोबारा मुफ्त कैसे किया जाए। ये प्रोग्राम 12वीं तक के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूली शिक्षा आर्टिकल 21A के तहत भारत में पूरी तरह मुफ्त पहले से ही है। जो चीज मुफ्त है उसको मुफ्त करने पे, उस पे काम करने पे ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। 10वीं तक की शिक्षा मुफ्त है, 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त है, लेकिन अगर पूरा मुल्क भी 10वीं पढ़ ले, पूरा मुल्क भी 12वीं पढ़ ले, तो दुनिया लेवल पर यह मुल्क शिक्षित मुल्क नहीं होगा। बहुत गौर से समझिएगा, बड़ी समझना है। जो चीज मुफ्त है वो 10वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है, 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है। पूरा मुल्क कन्याकुमारी से काश्मीर तक 12वीं तक पढ़ ले तो भी यह मुल्क जाहिल मुल्क कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में शिक्षा का जो लेवल होता है चेक मार्कर, दुनिया में जो शिक्षा का लेवल चेक होता है वो एक शब्द से होता है GER।
ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो से चेक होगा। ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो क्या है? 10वीं के बाद, 12वीं के बाद जब कोई छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तब हिंदुस्तान का ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो बढ़ता है। आज हिंदुस्तान का 80% बच्चा ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो के पास, 80% बच्चा भारत का अशिक्षित है। 10वीं पास, 12वीं पास, टायर पंचर दुकान खोल रहा है, मुर्गी पालन खोल रहा है, गाय का खटाल खोल रहा है, जूता की दुकान पर बैठा है, होटल के रिसेप्शन पे बैठा है, पकौड़े कर रहा है और समोसे बेचने की तैयारी कर रहा है। कोई MLM कंपनी वाला उसको लूट रहा है, कोई फसो.com कंपनी सपने बेच रहा है। सारे इंतजाम में भी बच्चे का भविष्य अंधकार में है। 10वीं के बाद, 12वीं के बाद उसके पास कोई रास्ता इस भारत में नहीं है। 80% आबादी, छोटी आबादी नहीं, 80% आबादी के पास कोई रास्ता नहीं है पढ़ाई का। जब वो 80% आबादी के रास्ते की बात करेंगे तो इसलिए वो रास्ता उसके पास नहीं है क्योंकि 80% के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिला पाए। ये प्रोग्राम उस 80% लोगों के लिए बनाया गया है बच्चों, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी जाति, किसी धर्म के मानने वाले हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तानी हैं। और वो छात्र छात्रा सिर्फ मेरे पास आकर के मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मेरी इस श्रीमान ऑफिस में जाकर ये कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। इतना आसान रास्ता उठाया है। वो कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इस फॉर्म में उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या पढ़ना चाहते हैं। पहला सवाल उनसे पूछा जाएगा क्या पढ़ना चाह रहे हो। हमारे पास MBBS को छोड़कर, MBBS को छोड़कर, BDS को छोड़कर और 5 साल के डॉक्टरेट डिग्री को छोड़कर हिंदुस्तान के लगभग हर पैरा मेडिकल कोर्सेज हमारे पास मौजूद है, हर टेक्निकल कोर्सेज मौजूद है, हर मैनेजमेंट कोर्सेज मौजूद है। वो बच्चे से हमारा ऑफिस क्या पूछना चाहिए, क्या पढ़ना चाहते हो? वो बोलेगा मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, मैं डिप्लोमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं पैरामेडिकल पढ़ना चाहता हूँ, मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ, मैं नर्सिंग पढ़ना चाहता हूँ, मैं नर्सिंग पढ़ना चाहती हूँ, मैं GNM पढ़ना चाहता हूँ, मैं NM पढ़ना चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हूँ, मैं MBA करना चाहता हूँ, मैं MCA करना चाहता हूँ। कोई भी कोर्स के दिमाग पे आया, उससे पूछा क्या पढ़ना चाहते हो। पॉइंट 1 क्या पढ़ना चाहते हो। पॉइंट 2 कहां से पढ़ना चाहते हो। कश्मीर से पढ़ना चाहते हो, दिल्ली से पढ़ना चाहते हो, मुंबई से पढ़ना चाहते हो, हैदराबाद से पढ़ना चाहते हो, बैंगलोर से पढ़ना चाहते हो, चेन्नई से पढ़ना चाहते हो, उत्तर प्रदेश से पढ़ना चाहते हो, राजस्थान से पढ़ना चाहते हो, पंजाब से पढ़ना चाहते हो, चंडीगढ़ से पढ़ना चाहते हो। देखिए 2 सवाल पूछ रहा है हमारा पास। क्या पढ़ना चाहते हो, कहां से पढ़ना चाहते हो। 2 सवाल। ये 2 सवाल के बाद बच्चा टिक करता है। मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। हमारे काउंसलर को ये हक नहीं है कि वो उससे ये पूछे कि मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, किस जाति के, किस धर्म के हो। बिना ये पूछे, बिना ये सवाल किए उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेना है। उससे दूसरा सवाल उसको ये पूछना, क्या तुम्हारे पास खाने और रहने का खर्च है। उससे दूसरा सवाल क्या पूछना है, क्या तुम्हारे पास खाने और रहने का खर्च है। क्या तुम अपने पैसे से 3 टाइम खाना खा सकते हो। क्या तुम अपने पैसे से 3 टाइम खाना खा सकते हो। अगर वो इसका जवाब देगा कि हाँ मैं खाना खा सकता हूँ 3 टाइम, मैं रहने का खर्च उठा सकता हूँ, मैं खाने का खर्च उठा सकता हूँ, तो उससे फिर तीसरा सवाल हमारे काउंसलर को ये पूछना है कि क्या तुम 50
से पास हो, 10वीं के बाद 50% से पास हो। अगर 10वीं के बाद का कोर्स करना है तो 50% से पास हो। 12वीं के बाद का कोर्स करना है तो 10वीं में 3rd डिवीजन है, कोई बात नहीं। 12वीं के बाद का कोर्स करना है तो 12वीं में 50% से पास हो। देखिए कितने सवाल पूछते हैं। क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हारे पास खाने रहने का खर्च है, क्या तुम्हारे पास 50% मार्क्स है। हाँ, अगर उसने कह दिया हाँ, तो हम उससे कहेंगे जाओ ससुराल का बैग पैक करने से पहले कॉलेज के लिए बैग पैक करें। अगर उस बेटे ने कह दिया हाँ मेरा भाई, मेरे बच्चे कॉलेज के लिए बैग पैक करो, अब देखिए वो जो सामने वाला बच्चा है यो हनी सिंह बनना चाहता है, अब वो हमसे पूछता है सर मौसा जी के अंदर के पढ़ लें, वहां पर जहां हम एडमिशन लेंगे बगले में मौसा जी रहते हैं, तो हमारा काउंसलर कहेगा गिरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का सिर्फ एक उपाय है, आईआईटी के उपाय जो है उसको हमने कॉपी किया, क्योंकि आईआईटी एक सक्सेस संस्थान है, पूरी तरह सफल संस्थान है, सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेस यूनिवर्सिटी है। आईएम के प्रोग्राम को हमने कॉपी किया क्योंकि आईएम एक सक्सेस प्रोग्राम है, सक्सेस यूनिवर्सिटी है। आज हमने उन प्रोग्राम्स को कॉपी किया है जो कामयाब है। एक बार हमने बच्चे को अंदर ले लिया तो बच्चा ना ईद में वापस जाएगा, ना बकरीद में घर जाएगा, ना रमजान में जाएगा, ना होली में जाएगा, ना दिवाली में जाएगा, ना मौसा के बेटा के ब्याह में जाएगा, ना दीदी के ब्याह में जाएगा, ना भाई के शादी में जाएगा। उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे, सेमेस्टर 1 1 महीने की छुट्टी, सेमेस्टर 2 1 महीने की छुट्टी। उसके बीच में वो बच्चा बाहर जाने के लिए 2 रास्ते हैं उसके पास, या तो दीवार बन के भाग जाए या फिर अपने माँ बाप को हॉस्पिटल में लेट करके फोटो भेजने को बोले कि मम्मी पापा बीमार हैं, हॉस्पिटल से फोटो आ गई है, हमको जाने दीजिए, उसको छुट्टी मिल जाए। 2 रास्ते। कुछ लोग पूछते हैं सर आप लोगों ने बिहार के बच्चों को बिहार में क्यों नहीं पढ़ाया? डॉक्टर साहब जानते हैं क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ेंगे तो सबको पता, इसलिए नहीं पढ़ाया डॉक्टर साहब क्योंकि पहले पढ़ाने के लिए जब हमने उसको पटना में नामांकन दिया बिहार के बच्चों को, तो पता चला कि फ्राइडे की क्लास करते 4 बजे बच्चा रूम नहीं लौटा, हॉस्टल नहीं लौटा, बस स्टैंड पहुंच गया। फ्राइडे के दिन रात में बच्चा सीमान आ गया और फिर घर पे हलवा खाया, मम्मी के हाथ से पूरी खाया, जलेबी खाया, दोस्तों से घुमा, कब शनिचर के दिन, सैटरडे के दिन। संडे गर्लफ्रेंड से मिला, घुमाया, उसके बाद मंडे 6 बजे रोड में बस पकड़ के कॉलेज चला आया। कितना दिन छुट्टी क्या है? 1 हफ्ता में 2 दिन और महीना में 8 दिन। जब वो अपने गर्लफ्रेंड को भी टाइम दे रहा है, मौसा जी को भी टाइम दे रहा है, दोस्त को भी टाइम दे रहा है, बॉयफ्रेंड को भी टाइम दिया जा रहा है, सब हो रहा है, तो कामयाबी किसी चिड़िया का नाम नहीं है जो फुलक के आपके घर चली आएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। आपको कामयाब होने के लिए आंसू बहाना, तकिया में घुस घुसा के रोना है, बहुत याद आ रही है। जज्बात को किनारे रखना पड़ेगा, कुर्बानियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तब जाके जब एक खुद को संवारने के लिए आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना जाति, ना धर्म,
मेरा बच्चा कौन होगा? एक बार वो मेरे पास चला आया, एक बार वो मेरे साथ चला आया। उदाहरण से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं। सिवान एक खादान है, एक खादान है, मान लीजिए थोड़ा देर, हाँ थोड़े देर के एग्जाम्पल। और एक खादान से संगमरमर लाया गया मंदिर बनाने के लिए। संगमरमर काट काट के पत्थर लाया गया और उससे मंदिर का निर्माण हुआ। अब जब मंदिर का निर्माण हुआ, सफेद मंदिर बनी, तो एक मंदिर की दीवार दूसरे मंदिर की दीवार से पूछ रही है, एक मंदिर का दीवार दूसरे मंदिर के पोर्शन से पूछ रहा है, ऐ संगमरमर, तू भी सीवान से लाया गया था, मैं भी सीवान से लाया गया था। ऐ संगमरमर, तू भी सफेद है, मैं भी सफेद हूँ। ऐ संगमरमर, तू उसी रोजगारी का कैंडिडेट है जिसका मैं हूँ। ऐ संगमरमर, तू एससी एसटी है, मैं भी एससी एसटी हूँ। तू ओबीसी है, मैं भी ओबीसी हूँ। तू जनरल है, मैं जनरल हूँ। तू हिंदू है, मैं हिंदू हूँ। तू मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन जब तुम मेरे पास आते हैं भाई, तू सफेद है तेरी तरह। जब लोग मेरे पास आते हैं तो माथा देखते हैं, तुझ पे तिलक लगाते हैं, तेरे सामने झुक जाते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं, तुझे सलाम करते हैं, तुझ पे सजदा करते हैं। जब लोग मेरे पास आते हैं, मुझ पे चप्पल रख कर जाते हैं। ऐ संगमरमर, तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तू भी वहीं से लाया गया जहां से मैं लाया गया। ऐ संगमरमर, बता ऐसा क्या है तुझ में जो मुझ में नहीं है? दूसरा संगमरमर पहले संगमरमर को जवाब दे, देखता नहीं है, जानता हूं तुम लाए गए थे इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, जानता हूं तुम लाए गए थे, मैं भी लाया गया था। लेकिन जब लोग तुमको कह रहे थे कि जज्बात छोड़ दो, कुर्बानी दे दो, जब लोग तुम्हें काटना चाहते थे तो तुम कटने को तैयार नहीं हुए। जब तुम तुम्हें रगड़ना चाहते थे, तुम रगड़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। तुमने अपने ऊपर हथौड़ियां नहीं चढ़ने दी, तुमने तकलीफें बर्दाश्त नहीं की, तुमने कुर्बानियां नहीं दी। जब लोग तुम्हें तराशना चाहते थे तो तुम तराशने नहीं दे रहे थे। और जब मैं कट रहा था, जब मैं छिल रहा था, तो तुम गड़बड़ घुमा रहे थे। जब मैं अपनी सारी कुर्बानियों को देकर किताबों में पूछा था, तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे। इस काट के छील छील कर, रगड़ रगड़ कर लोगों ने मेरे अंदर इतने नक्शे बना दिए हैं, इतना रूप बना दिया है कि लोग संगमरमर के सफेद होने पर मुझ पे सजदा नहीं करते। मेरे अंदर काट काट कर जो रूप दिख रहा है, उस रूप की पूजा करते हैं, उस रूप को सजदा करते हैं, उस रूप की इबादत करते हैं। तुम कुर्बानियां नहीं दे रहे थे, इसलिए तुम्हारे अंदर गरीबी कुदाल लेकर घुस गई, चप्पल उठा लो। तुम कुर्बानियां नहीं देने को तैयार थे तो तुम्हारे अंदर गरीबी दरवाजे तोड़कर घुस गई और तुम्हारी ना इज्जत बची, ना घर बचा, ना बाप की शान शौकत बची। सब कुछ गरीबी लेकर चली जाती है पार। गरीबी तो रिश्ते लेकर चली जाती है। बहन बहन नहीं रह जाती, बीवी बीवी नहीं रह जाती, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रह जाती, सब कुछ लेकर बाहर चली जाती है गरीबी। अगर आप में से किसी को इस बात से डर नहीं लग रहा कि गरीबी का एंटीवायरस ऊंचा है और आप इंस्टॉल करने से इनकार कर रहे हैं अपने ऊपर, मुझे इंस्टॉल नहीं करने दे रहे आप, पूरा कंप्यूटर हैंग कर जाएगा, कैसा पूरा सिस्टम हैंग कर जाएगा और आपके घर में आपकी बीवी आपकी बहन रह जाएगी, आपकी बेटी
दुआओं में मांगना चाहिए भगवान से, भगवान सब कुछ देना है, गुरबत हाथ फैलाने वालों में शुमार न करना, हाथ फैलाकर भीख मांगने वालों में शुमार न करना। ये भगवान ईश्वर है, अल्लाह मुझे इस काबिल बनाना कि मेरा हाथ ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ ना हो। और ये इबादत में मांगना शुरू कर दीजिए। अगर आपको डर नहीं लगता इस गुरबत से, तो अशिक्षित रखेंगे और अशिक्षितों के घर चले जाएंगे। ये मुल्क अशिक्षित मुल्क के उस पीढ़ियों से आगे बढ़ रहा है जहां इस मुल्क का पिछड़ना तय है। अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है तो नानी बनाने की जरूरत नहीं है पिताजी, गली बनाने की जरूरत नहीं है, सड़क की जरूरत इस मुल्क को नहीं है। इस मुल्क को कोई भी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को सिर्फ एक चीज दीजिए, सब कुछ अपने आप बन जाए, और वो चीज है शिक्षा, एजुकेशन। इस एजुकेशन के बारे में धर्म की ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें नहीं। जब गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने धरती को बनाया और कोई मैसेज देना चाहते थे तो उन्होंने अपने ग्रंथों में मैसेज में सबसे पहला मैसेज दिया, पढ़ो। और उस पढ़ने वाले से माइक पर दुनिया की शुरुआत की, अपने मैसेज देने की, अपने मैसेज डिलीवर की शुरुआत की। और पढ़ाई को लेकर हम इतने कमजोर व्यवस्था के साथ नहीं चल सकते। हम आपको ये प्रोग्राम देने आए हैं, साफ साफ लफ्जों में मैं किन चीजों के खिलाफ हूं। मैं बीमारी के खिलाफ इस देश में, उस बीमारी का नाम है इम्तिहान, एग्जाम। एग्जाम इस देश का सबसे बड़ा श्राप है। एग्जाम इस देश का सबसे बड़ा कलंक है। एग्जाम इस देश का सबसे बड़ा एक शिक्षा माफिया का हथियार है। एग्जाम अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो इस देश को पीछे ले जा रही है। What is an exam? JNN exam? NEET exam? Is this the exam? No, it's not exam. It's a scam. It's a scam. It's not exam. Exam always pass the person, pass the student, and fail the student. Pass and fail. Decision will be in the hand of the exam. But in JNN, nobody's failed. Nobody's passed. Everyone is getting ranked. That is not exam. When person is not failed, that is a test. Test is different, exam is different. That is test. That is not exam. That is test. But you people are calling that test is exam. It's not exam. अगर आप इस व्यवस्था को समझने के, इस व्यापार को समझना चाहते हैं तो बस अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए। कैलकुलेटर खोल लीजिए मोबाइल में। बोलिए 14,88,000 छात्र छात्रा इस एग्जाम को देते हैं साहब। कितने? 14,88,000 मल्टीप्लाई इनटू 1,500 रुपया। कितना पैसा हुआ जरा बताना। इसका मैथ अच्छा सिवान में बताओ कितना हुआ? 15,88,000 मल्टीप्लाई इनटू 1,500 कितना हुआ? हर साल अरबों रुपया एग्जाम के नाम पर छात्रों को दिया जाए। बस ही 10,000 की 10,000 है, 10,000 ही है। 20,000 की 20,000 है, 20,000 ही है। पिछले 12 वर्षों से मैं ये सीट बढ़ती ही नहीं देख रहा हूं, एप्लीकेंट्स बढ़ता जा रहा है। और इस एग्जाम का ये कथित काउंट किया हुआ कॉस्ट है साहब, लेकिन इसके पीछे का जो स्कैम है वो ये है कि 14 लाख हैंड कर जरा सबका मोबाइल 14,88,806
छात्र जो जेईई मेन के एप्लीकेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ छोटा छोटा मोटा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। उसका जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई मिनिमम तो 14,88,000 800 मल्टीप्लाई टू 20,000 रुपया। Where is the GST in this amount? Where is the tax in this amount? Who is accountable for this? And the people are getting, मीडिया को सुनना चाहिए मेरी आवाज जोर जोर से। The people are getting award for what? चोरी, award for चोरी, award for गुंडागर्दी, award for destruction. What is that? Award for हम वादा करते हैं उस X30 चलाने वाले को हम तुम्हें 10 सैयद देते हैं, अपर का 10 बुनियाद देते हैं, 10 राजपूत देते हैं, 10 ब्राह्मण देते हैं और 95% वाला देते हैं। तू 30 को छोड़ 20 को आइटम बना दे, मैं तेरे जूते साफ कर वहां भी कास्टिज्म खेला जा रहा है, ओबीसी खेला जा रहा है, एससी/एसटी खेला जा रहा है, फिल्टरेशन खेला जा रहा है। And I want to ask one question to media. I want to ask question to media. आपका भाई X30 में सेलेक्ट हो गया, आपका भाई X30 में सेलेक्ट, मेरा भाई, अरे इतना आपको पता है आयशा मर गई पानी में कूद कर, लेकिन कितना आपको पता है? बताइए, लगभग इतना आपको पता है। So viral, why this is viral? You know, because आयशा एक डिस्ट्रक्टिव मोमेंट चला के गई है। जब कोई डिस्ट्रक्टिव मोमेंट चलता है तो वो वायरल हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव मोमेंट चलता है तो मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे नहीं जाता। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, उस सवाल को मैं पिछले 10 साल से पूछ रहा हूँ, why it is not viral? I am asking one question to you all, answer me। आप किसी X30 में पढ़ने गए, किसी Y30 में गए, किसी Z30 में गए, वहां 11 महीने रहकर पढ़ाई किए, वायलेशन ऑफ एक्ट है, वायलेशन ऑफ एक्ट है। कैसे वायलेशन ऑफ एक्ट कैसे है? क्योंकि सरकार कहती है कि 10वीं का और 12वीं का छात्र यदि 70% अटेंडेंस स्कूल में नहीं लगाता तो वो 12वीं के एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो जो लोग उनके बिल्डिंगों में रह रहे हैं, उनका अटेंडेंस ईमान में उनके चचा बना रहे हैं क्या? जो लोग कोटा में रह रहे हैं और स्कूल पट्टा में उनका बिहार में उनके अटेंडेंस उनके मामा बना रहे हैं क्या? तो एग्जाम की तैयारी के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है, इसके खिलाफ अभियान का नाम है रोजगार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम नाम की बीमारी से डरना छोड़ दीजिए, कानून के प्रावधान को समझना शुरू कीजिए। एडमिशन 10वीं के बाद 12वीं के बाद होता है छात्रों, किसमें? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कौन चलाता है? हायर एजुकेशन आज मैं आपको काउंसलर बना के यहाँ से चलाना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ आपको काउंसलर बनाना चाहता हूँ, ऐसा काउंसलर कि कल कोई चंटू मामा, मंटू मामा, चिंटू चाचा आपका काउंसलिंग ना करे। मैं वादा करता हूँ इस हॉल से, प्रांगण से जब बाहर जाइएगा, आपको कोई काउंसलिंग नहीं कर पाएगा आज के बाद। मेरा वादा है आपसे, सिर्फ मुझे 5 मिनट और दिल से दे दीजिए, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं।
लड़कों को पता है कौन सा नस दबाना है। जाग जाग गए। एडमिशन कहाँ होता है? ये एक ऐसा चीज है जिससे माफिया जुड़ा हुआ है। एडमिशन किसका? 10वीं के बाद वाले का। एडमिशन किसका? 12वीं के बाद वाले का। एडमिशन किसका? ग्रेजुएशन के बाद वाले का। किसका एडमिशन? 10वीं के बाद वाले का, 12वीं के बाद वाले का, ग्रेजुएशन के बाद वाले का। एडमिशन कहाँ होता है? हायर एजुकेशन में होता है। हायर एजुकेशन कौन चलाता है? यूनिवर्सिटी चलाती है। एडमिशन कहाँ होता है? यूनिवर्सिटी में। एडमिशन कहाँ होता है? नहीं सुना क्या? एडमिशन कहाँ होता है? एडमिशन कहाँ होता है? एडमिशन कहाँ होता है? एडमिशन कहाँ होता है? बस आज बताते जाएंगे, चाहे एडमिशन हो ना हो, काम करते जाएंगे। एडमिशन कहाँ होता है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग कॉलेज क्यों ढूंढ रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, एवरीवन इज लुकिंग, आई वांट 100 टॉप कॉलेज, टॉप 100 कॉलेज, टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप पैरामेडिकल कॉलेज, टॉप MBA कॉलेज। Why you are looking college? If admission is not possible in the college, admission is possible in university only. Admission Act is not implemented in the system of college. Admission Act is implemented in university only. Admission सिर्फ university में होता है, पर पूरे देश का छात्र कॉलेज ढूंढ रहा है। This is point number 1. एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है। यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 1, 2 and 3। एडमिशन कहाँ होता है? एडमिशन कहाँ होता है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 3। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। पहला नहीं सुनाई दिया? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि केंद्र नहीं चलाती, राज्य चलाती है। केंद्र नहीं चलाती, राज्य चलाती है। पहला कौन? पहला कौन? यानी जब भी किसी छात्र का, मोदी जी के भतीजे का, योगी जी के मौसे के लड़के का, अडानी के बेटे का, अंबानी के बेटे का, रामू काके के लड़के का, अवैध अंबर के बेटे का, डॉक्टर साहब के भतीजे का, मंच पे बैठे किसी भी व्यक्ति के भतीजा भतीजे का एडमिशन होगा तो कहाँ होगा? इन्हीं 3 में से एक जगह होगा। पहला, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी 3 प्रकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी। पहला, सोइए मत, किस्मत खो जाएगी। पहला, दूसरा और तीसरा। हमारा जो प्रोग्राम है उन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ है, जो माफिया शिक्षा की होम डिलीवरी घर पे कर रहे हैं। रीना को फोन आ रहा है घर पे, हेलो रीना कैसी हो? रीना ने कहा ठीक हूँ। रीना से पूछा गया क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया? रीना ने कहा हाँ जी कर लिया। MBA करना चाहती हो? हम कैसे करेंगे, हमारा तो 1 साल का बच्चा है। तो कहा तो क्या हुआ? रीना घबराओ मत, पिज्जा की तरह होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। रीना, होम डिलीवरी इज अवेलेबल। डू यू वांट MBA डिग्री? मोहन, डू यू वांट MCA डिग्री? सोहन, डू यू वांट BTech डिग्री? आप लोगों ने सलमान खान की एक फिल्म देखी है, किक मजा किक चाहिए था उसको, हमको भी चाहिए। कैसा वाला सुपर। अब यूनिवर्सिटी 3 प्रकार की होती है मेरे हिसाब से।
तीन तरह की यूनिवर्सिटी है। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलिएगा एक साथ। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा झोला छाप यूनिवर्सिटी, तीसरा झोला छाप यूनिवर्सिटी। अब देखिए एक टीवी पे ऐड आ रहा है, लक्स साबुन से नहाओ और गोरे हो जाओ। इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? लड़कियों पर। उसके बाद लड़कियां साबुन खरीद ले गई और घर पे 2-3 बार धोया, 4-5 बार धोई, 1 महीना तक धोती रही, लेकिन तब उसको पता चला कि लोग लुच्चा है, झूठा है, बेईमान। टीवी पे ऐड आ रहा है, 3 लड़कियां आ रही हैं एक साथ, रेड टी-शर्ट में, आप देख रहे हैं टीवी में आ रही, कहती है तुम कहां? मैं यहाँ। अरे भैया ये क्या करना चाह रहे हो? कोई भी भाई बहन को चढ़ा करके छत पे ये कहवा सकता है क्या? कोई बाप अपनी बेटी को छत पे चढ़ा के ये कह सकता है क्या कि तुम कहां हो? मैं यहाँ हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, सत्यभामा यूनिवर्सिटी, वेल्स यूनिवर्सिटी, वेल्टेक यूनिवर्सिटी, भारत नागा अर्जुना यूनिवर्सिटी, आदित्य यूनिवर्सिटी, झोला छाप गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी खोपचे के पीछे ये तय कर रही है। 420 रूट नंबर में ये तय कर रही है, खोपचे के पीछे ये तय कर रही है, एक फंसा के लाओगे 50,000 पाओगे, एक फंसा के लाओगे 50,000 पाओगे। टीचर से भी बात चल रही है, फैकल्टी से भी बात चल रही है, पापा के दोस्त, दोस्त के पापा, मामा चंडुआ मामा, दिल्ली वाले पापा के दोस्त के पापा, दिल्ली वाले भैया, सब के सब बन गए शाहरुख खान। कहा मैं हूं ना। एडमिशन कराना है, मैं हूं ना। क्या करना चाहते हो? एडमिशन, मैं हूं ना। 50,000 की रकम में ईमान तक को बेच दिया इस देश की, और शिक्षा उन गोद में जाकर बैठ गई जो होम डिलीवरी कर रहे थे। आज बच्चों को पता नहीं है कि देश की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिस्टम है, उसको मिस्टर कपिल सिब्बल साहब ने अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में पार्लियामेंट में खड़े होकर के 54 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2010 में रद्द कर दिया था। उस पर केस आज भी चल रहा है। देश के जवानों को पता नहीं है, युवाओं को पता नहीं है कि ये वो यूनिवर्सिटीज है जो आपके टीचर्स तक पहुंच गई है, आपके कोचिंग तक पहुंच गई है, आपके स्कूलों तक पहुंच गई है, और आपका डेटा उनके हाथ बेच दिया गया है। और रात में फोन आ रहा है, हेलो रीना कैसी हो, एडमिशन चाहिए क्या? चाहिए तो बताओ। खोपचे में बैठे हैं सिस्टम करंट हो गया, गली मोहल्ले में दलाल बैठ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले रोजमर्रा संस्था ये चाहती है कि इस सिस्टम के खिलाफ अभियान चले, इस सिस्टम बंद हो। एडमिशन हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, एडमिशन हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, एडमिशन हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, एडमिशन हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी में हो। हु एम आई? मैं कौन हूं भैया? मैं आपको एडमिशन का काउंसलर हूं। मैं आपको चाहता हूं, मैं एडमिशन कर नहीं सकता किसी भी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं सच कहने आया हूं, मैं एडमिशन नहीं कर सकता किसी छात्र का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मुझ में कानूनी ताकत नहीं है, मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर मैं नहीं कर सकता तो आपके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। एडमिशन कोई भी व्यक्ति सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में, IIT में, NIT में और दूसरी सारी यूनिवर्सिटीज जो IIM में, एम्स में, किसी भी ऐसी
यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई व्यक्ति आपका नामांकन डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो मैं कौन हूं? मैं चाहता हूं आप ये एडमिशन कहां होता है? एडमिशन कहां होता है? यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की? पहला, हम यहां करा नहीं सकते, यहां होना नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात है, यहां करा नहीं सकते, यहां होना नहीं चाहिए। आपका एडमिशन जहां हो सकता है, एक साथ बोलिए, कहां हो सकता है? देखिए, हम इच्छा रखते हैं कि अगर किसी बेटा बेटा भाई बहन का मेरे एडमिशन में हो जाए तो वो आए, मैं उसको गोद लेके पढ़ाने को 100% गोद लेको। मतलब हम डायरेक्ट एडमिशन तो सेंट्रल में नहीं कर सकते, लेकिन राज्य में इस मुल्क की कोई ताकत, कानूनी व्यवस्था मुझे एडमिशन करने से आपका नहीं रोक सकती। तो मैं आपको यह बताने आया हूं कि कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई जाति नहीं पूछी जाएगी, कोई धर्म नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ एक बात पूछी जाएगी, पढ़ना चाहते हैं? हाँ, पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, तीसरा, बैक कर लो, चल। दिस इज द इजी। आप क्या पूछोगे? सर कितना पैसा लगेगा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देगा वो बच्चा। आ जाओ इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, स्मार्ट बच्चे आ जाओ। ये बताओ कि अगर तुमको सीवान में, इधर आओ, तुमको सीवान में एक कमरा लेकर रख दे तो खाने पीने और रहने का कितना खर्चा आएगा? 5-6 हजार। इसे बैठ कर बिग गिव हैंड, बिग गिव। कितना पैसा? 5-6 हजार आ जाता है, 6,000 रुपया आ जाता है। ये बात याद रखना, इस प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि हम जो बोलते हैं कि खाना रहना का खर्च जैसे दुकान में लगा होता है 50% ऑफर, बाई वन गेट फ्री, दुकान का करता है 2600 का शर्ट बना देता है, और 2600 का एक को शर्ट लीजिएगा तो 3 तो फ्री में मिलेगा। तो मैंने एक का रेट कितना पड़ा? जाके किसी दूसरे दुकान से लीजिएगा, डायरेक्ट उतना में मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? तो हम अगर ये कह रहे हैं कि खाने रहने का खर्च अगर आप उठा सकते हो, तो मैं आपको हायर एजुकेशन में इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की 2 साल का पढ़ना है, 2 साल का आपको फीस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा। 3 साल का पढ़ना चाहते हो 3 साल का दे दूंगा। 4 साल का पढ़ना चाहते हो पहले दिन ही 4 साल की एनओसी दे दूंगा। और इस प्रांगण में ऐसे अभिभावक मौजूद होने चाहिए, जो उनके माता पिता यहाँ मौजूद होने चाहिए, जिनके बच्चों को मैं गोद लेके पढ़ा रहा हूँ। ऐसा है यहाँ पे? कोई है ऐसा? इनके बच्चों को बुला के यहाँ पे बुलवाइए कि अगर उनके बच्चों को सैकड़ों की तादाद में मैं पढ़ा इस सीमान से, लेकिन उनसे कितना खर्च लेंगे हम? खाने रहने का 4,000 से 5,000, 5,000 से 6,000 रुपया यदि आपके पास है तो हम आपको पढ़ा सकते हैं। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी बहन पढ़ रही है, जिनका भाई पढ़ रहा है, वो आके बताइए यहाँ पर आपकी बहन पढ़ रही है। गिव बिग हैंड फॉर दिस गर्ल प्लीज। आपका नाम क्या है बेटा? समरीन जहां। आपको से पहले मिली? नहीं मिली। ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई दोस्ती, और ना कुछ जान पहचान, ना मैं इनके वार्ड का नेता, कोई रिलेशनशिप नहीं। एक बेटी जो देश की है, पढ़ना चाहती है, इसकी बहन किस कोर्स में पढ़ रही है बेटा? MBA कर रही है। कहाँ से कर रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ से कर रही है। अब जो चंडीगढ़ से पढ़ाई कर रही है बेटा, चली जाइए, कितना पैसा उनका लग रहा है? 5,000 for 1 month. Give big hand for this girl. एक बच्चा खाने रहने के खर्च पर सीवान का पड़ रहा है। मुझे
कोई भी सेटिंग नहीं है, 1000 बच्चे खड़े कर दूंगा मैं देश के। जिनको विश्वास नहीं इस प्रोग्राम पर, वो मेरे खर्चे से काम कर सकते। मैं खुला ऑफर करूंगा, पहले मीडिया के भाई, फिर आप सब इस मंच पे बैठे लोग, शहर के हर उस व्यक्ति जो पहले जाए मेरे खर्चे से, अपने खर्चे से, सही करो यार, मेरे खर्चे से जाए, छोड़ दीजिए सही चल रहा, छेड़िए मत, मेरे खर्चे से जाए, वहां 4-5 दिन रहे जहां मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां रहे, जाए, खाए पिए मेरे पैसे से, उन बच्चों से मुलाकात करे जो बच्चे पढ़ रहे हैं। जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तो इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का हिस्सा बने, तब वो आगे बढ़े। मेरे दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं, एडमिशन नहीं लेने आया हूं दोस्तों। आप उस हर बेटी को जाके कह दीजिए, गांव के उस हर शहर के बच्चे को कह दीजिए जाकर के, उस घर से पला बड़ा हूं मैं, जिस घर में एक परिवार में सब कुछ है, व्यवस्थाओं की मौजूद रही है। एक आम अगर कट रहा है घर में उस जमाने में, तो माँ पूछती है बेटे से, उस घर में पला बड़ा हूं कि माँ पूछती है, बेटा गुठली चाहिए कि आम का फाक चाहिए? आज हमारी माताएं क्या कर रही है? आज हमारी माँ क्या करेंगे? आज हमारे घर की बेटी अपने बच्चे के लिए आम का टोकरी लेकर घूम रही है कि बेटा खा ले खा ले खा ले खा ले। वो हरामखोर खा ही नहीं रहा। और हम लोग किस चक्कर में थे कि दादाजी जरा सा हटते कि हम लोग निपटा देते। क्योंकि संसाधनों की कमी को मैंने गौर से देखा है। जाकर उस हर माँ से कह दीजिए कि उसका एक ऐसा बेटा आया था, उस हर बहन से कह दीजिए, उस हर भाई से कह दीजिए अपने कि अगर वो पढ़ना चाहता है और टॉस हुआ है घर में कि बड़ी को पढ़ाएंगे कि छोटी को पढ़ाएंगे, तो उसका मैं अभय संपर्क उस बेटा को, उस बहन को, उस भाई को देखे पढ़ाने आया हूँ। प्लीज उसको चाकरी दें और हर कोई इस मुहिम का हिस्सा बनिए। एक भी बच्चे से कोई भी अगर इस प्रोग्राम के बदले में पैसा मांगता हो, कोई भी ऐसा, आज ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है सिवान में, लेकिन इससे पहले जिनको मैंने ये एफिलिएशन किया कि आप काम करो, उन्होंने कुछ बच्चों से पैसे ले लिए। यहाँ का बिहार में बहुत दिक्कत है। जब कोई आदमी 4 लाख का लेटर दे रहा है, 4 लाख का स्कॉलरशिप का कागज दे रहा है, औकात बना जा रहा है, कैसे ही मिल जाता है क्या? कुछ देना पड़ेगा। अगर कोई आपसे ऐसी बात करे, कोई लेन देन करे, कोई पैसा मांगे, हेल्पलाइन नंबर 8010786787 रिकॉर्डेड नंबर है भारत के, उस पर जाकर कंप्लेंट कीजिए। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाए। किसी भी वक्त अगर कोई ऐसी बात आ जाए, 4 साल के कोर्स में आप तुरंत पटना परिवार के साथ आइए और हमसे आके मिलिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम इज बच्चों, बहुत ही अगर आप प्रोग्राम को समझ पाए हैं तो ये माइक इन बच्चों के पास ले जाइए। कोई बात हो, मन में सवाल हो, जवाब हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बहुत सरलता के साथ आप सवाल कीजिए। एक और रास्ता है जो मैं बता दे रहा हूं आपको ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसमें कितने लोग मुसलमान हैं, हाथ उठाइए। और कितने लोग हिंदू धर्म के हैं, ओबीसी, हाथ उठाइए। ओबीसी। कितने लोग हिंदू धर्म के हैं, एससी एसटी? आप सबको जान के खुशी होगी, जनरल हाथ उठाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप आदमी है क्या? जनरल उठा दे रहा है क्या? जनरल में छोड़कर ओबीसी, मुसलमान, एससी एसटी को इस सरकार द्वारा 40,000 से 50,000 रुपया, मुसलमान को मुमा स्कॉलरशिप, हिंदू ओबीसी को 40,000, कल्याण विभाग से ओबीसी स्कॉलरशिप, एससी एसटी को
लगभग सब खाना पीना रहना सब पूरी तरह स्कॉलरशिप आती है। हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप इन 3 जातियों से बिलोंग करते हो सकता है कि खाना रहना का खर्च स्कॉलरशिप। आप हिम्मत जुटाइए, आगे बढ़िए। जब आपके पास गेट पास रहेगा तो ओबीसी बच्चा ओबीसी फाइल करेगा, मुसलमान बच्चा फाइल करेगा, एसटी एसटी बच्चा एसटी फाइल करेगा और उसकी स्कॉलरशिप जो आएगी उससे वो पैसा जमा करेगा। बहुत आसान प्रोग्राम है दोस्तों। 20,000 की रकम में आप पढ़ सकते हैं, 30,000 की रकम में पढ़ सकते हैं, लेकिन हिम्मत आपको करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह दे रहा हूं कि अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो आपको खाने रहने का खर्च होगी जो 5,000 रुपया होगा, साल में 60,000 तक लगता है। 5,000 12 से गुना कर दीजिए, 12 25 60,000 रुपया होता है। इतना पैसा आपको खाना रहने में लग सकता है। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई कोर्स करना चाहते हैं